देवघर में बड़ा सड़क हादसा। मोहनपुर में बस और ट्रक में टक्कर में 6 लोगों की मौत तो वहीं 23 घायल। देवघर सड़क हादसे पर मंत्री इरफान अंसारी ने जताया शोक। घायलों की हर संभव मदद करने की कोशिश, कहा हृदय विदारक है यह घटना। संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन। ऑपरेशन सिंदूर पर होगी बहस। पीएम मोदी और अमित शाह रहेंगे मौजूद। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक समाप्त। बैठक में 41 एजेंडे पर लगी मुहर। पत्रकारों का पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000। कैबिनेट के 7 डॉक्टरों को किया गया बर्खास्त। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय। 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी। 30 से 31 जुलाई को भी भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से, जहां देवघर में एक भीषण सड़क हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हुई है। जो अब तक आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उस मुताबिक 6 श्रद्धालुओं की इस सड़क हादसे में मौत हुई है। घटना के बारे में आपको अधिक जानकारी दें कि देवघर में देखिए यह हादसा हुआ है। मोहनपुर में बस और ट्रक के बीच में यह टक्कर हुई है। टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी घायलों की गिनती जारी है। वहीं सूचना पाकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं देवघर सड़क दुर्घटना की, जहां पर जो अब तक आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उसमें टक्कर में 6 की मौत हो गई है, वहीं 23 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। राकेश, देखिए जो घटना सामने निकल कर आ रही है कि अब तक इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए पूर्णिमा, जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद से पूरे इलाके में कहीं न कहीं एक सनसनी फैल गई है और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि अभी की जो सूचना आई है उसमें 6 की मौत की सूचना है अभी। हालांकि ये माना जा रहा है कि मौत की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि घायलों की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। और सुबह की बात है जब ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद से इतने लोग मारे गए हैं। हालांकि बाबा धाम का मेल चल रहा था, पूरा कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोग वहां जमा हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं और उसी बस से लौट रहे थे पूजा करने के बाद से, और वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसके बाद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों को अभी कोशिश की जा रही है कि उनके परिजनों को सौंपा जाए। जी, फिलहाल वहां पर अब किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? सड़क दुर्घटना हुई है, क्या जाम जैसी स्थिति वहां देखने को मिल रही है? देखिए ये दुर्घटना है, प्रशासन के लोग वहां पहुंच गए हैं और साथ साथ जो वहां के वॉलंटियर्स हैं उनकी देखरेख में सारा काम कराया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वहां घटना हुई है उसके बाद से एक अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये श्रद्धालु थे और सारे श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुंचे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो कुल मिलाकर वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको प्रशासन पूरी तरह से देख रही है, लेकिन जो मृतकों की संख्या है उसको देखकर लग रहा है कि कहीं न कहीं और लोगों की कहीं मौत ना हो जाए, और इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। अस्पतालों को पुख्ता इंतजाम के लिए कह दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बारे में बयान देते हुए कहा है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो और साथ साथ किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। जी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब तक जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट नहीं है। अभी भी कई और मौत की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। घायलों की संख्या भी अभी स्पष्ट नहीं की गई है। धन्यवाद राकेश आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देवघर से देखिए एक बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में अब तक जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उस मुताबिक 6 लोगों की अब तक श्रद्धालुओं की इसमें मौत हो चुकी है। बस और में देखिए ये भीषण टक्कर हुई है। बस और ट्रक के बीच में ये टक्कर हुई है और ऐसे में 6 लोगों की मौत बताई जा रही है, वहीं 23 घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद देखिए लगातार वहां पर अभी जांच चल रही है। आंकड़े लेकिन स्पष्ट नहीं है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर देखिए, देवघर में हुए भीषण सड़क हादसे में अब इरफान अंसारी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने शोक जताया है इस पूरे मामले को लेकर। इरफान अंसारी ने कहा है कि देवघर के मोहनपुर में श्रद्धालु कांवरियों से भरी बस में जो दुर्घटना हुई है उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने शोक जताते हुए कहा कि घायलों की हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार उनके साथ है।
इरफान अंसारी का ये बयान देखिए आया है, जिसमें उन्होंने इस घटना पर शोक जताया है और साथ ही कहा है कि सभी प्रकार की देखिए कोशिश की जा रही है, हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे में सरकार उनके साथ है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शोक जताया और उनका ये बयान देखिए सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि वहां मौजूद जितने घायल लोग हैं उनका इलाज कराया जाए, सभी का इलाज ठीक से हो पाए और जितनी भी मदद की ज़रूरतें होंगी वहां पर उन सब पर उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है। इरफान अंसारी का ये बयान। देखिए, आज सुबह सुबह अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। देवघर के मोहनपुर में हमारे श्रद्धालु कांवरियों को ले जा रही बस की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई और जिसमें 5 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। कई लोग घायल हैं और जिसका उपचार हम लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन चौकस से और हमारे विभाग के सिविल सर्जन को मैंने वहाँ पे भेजा है। जो लोग घायल हैं उनको अभी पास वाले हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करा दिया है और मृतकों की पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बड़ी घटना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी संज्ञान लिया है और पूरी रेस्क्यू टीम हम लगा दी है। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। हम आपको कहना चाहते हैं, देवघर जो है बाबा नगरी एक आस्था का केंद्र है। सबसे लाखों लाख श्रद्धालु वहाँ आते हैं। 3 सोमवारी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पास कर दिया और अंतिम के कगार पर मिला है ये। और इस क्रम में घटना घटी है वो हृदय विदारक घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम ऐसी घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हमारा जो प्रयास होगा कि जो लोग घायल हुए हैं उनको कैसे बचाया जा सके। धन्यवाद। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संसद में मॉनसून सत्र का 7वां दिन है और ऐसे में 7वें दिन में ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहस हो सकती है। बीते दिन की बात करें तो ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम में आतंकी को जो इसका मास्टरमाइंड है उसे मार गिराया गया। और साथ ही बताएं कि आज संसद में मॉनसून सत्र का 7वां दिन है। विपक्षी दलों के सांसद पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। इस मुद्दे पर पहले दिन की चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। इसके अलावा विपक्षी दलों ने सुरक्षा की चूक और जवाबदेही को लेकर सत्ताधारी दल के कटघरे में खड़ा किया। सरकार की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री भाग लेंगे। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण दिन संसद में मॉनसून सत्र का ये 7वां दिन है और 7वें दिन में देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये तमाम चर्चा और खास तौर पर बीते दिन जिस तरह से ऑपरेशन महादेव के तहत सरकार ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, सेना ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में संसद में किस प्रकार की बहस छिड़ती है और आखिरकार विपक्ष इस पर पूरी तरह से क्या कुछ सवाल खड़े करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर अपडेट, जिसमें 41 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में 41 एजेंडे पर मुहर लगी है। युवा आयोग में 6 पदों की स्वीकृति मिली है। वहीं पत्रकारों का पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट में 7 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। तो सीएम नीतीश की कैबिनेट की बैठक चुनावी साल और ऐसे में देखिए बैठक पर सभी की निगाहें थी कि कितने प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और ऐसे में आपको बताते चले कि बैठक में 41 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुंदन सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन, देखिए बैठक समाप्त हो चुकी है और अब 41 एजेंडों पर मुहर भी लग गई। पूर्णिमा, हम बता दें कि अब बहुत जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और लगातार नीतीश सरकार जो कैबिनेट में फैसले लेते हैं निश्चित तौर पर आम जनता के हित से जुड़ा हुआ यह फैसला होता है। और इस बार देखिए सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है, युवा आयोग में 6 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पटना में
दीघा रेल सड़क पुल के समानांतर जो है 4 लेन का एलिवेटेड सड़क के लिए भी राशि दी गई है 1368 करोड़ की। सुपौल जिला के अंतर्गत छातापुर प्रखंड में 23 पंचायत में 63 गांव के लिए 320 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में अगर हम बात करें तो फर्नीचर के साथ साथ अन्य मद में जो वस्तुएं खरीदी जाएगी उसको लेकर 115 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की स्वीकृति की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। पत्रकारों के लिए भी जो घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए किया था उसको आज कैबिनेट में लाया गया है। पत्रकार पेंशन नियमावली जो 2019 में बना था उसमें संशोधन हुआ है। पत्रकारों का पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया है। पहले पत्रकार के आश्रितों को 3,000 रुपया दिया जा रहा था, वो बढ़ाकर राशि 10,000 कर दी गई है पूर्णिमा। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे जो निर्णय है कैबिनेट ने लिया है उससे आम जनता को भी फायदा होगा, पत्रकारों को भी फायदा होगा और जो करे कानून है उसको भी इसमें दिखाया गया है। डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है जो लापरवाही बरते हैं अपने अगर हम कहें ड्यूटी के दौरान, ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त करने का काम अगर हम कहें बिहार सरकार ने किया है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया है। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की योजना के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय जो हैं उनके जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं और वहां पर जहां पर बिजली नहीं है उसके विद्युतीकरण के लिए जीर्णोद्धार के लिए सरकार इस बार 270 करोड़ रुपया जो है की राशि की स्वीकृति की है। इसमें एक और अहम फैसला जो लिया गया है कुंदन, बात करें अगर कि सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही पर उन्हें बर्खास्त किया गया है। कहीं ना कहीं सिस्टम में अब सख्ती देखी जाएगी, सख्ती से काम देखा जाएगा। देखिए पूर्णिमा जी एकदम निश्चित तौर पर सख्ती के कारण ये देखिए कल जिस तरह से एक आवास प्रमाण पत्र बना था डॉग के नाम पे बना दिया गया था और बहुत चर्चा में रहा था वो खबर। अंत में कल सामने डॉक्टर जो सरकार ने निर्णय लिया और सख्ती बरती और उस मामले को लेकर के 2 कर्मचारी को कल ही अगर हम कहें तो निलंबित किया गया है। तो कहीं न कहीं जहां गड़बड़ियां पकड़ी जा रही है वहां सरकार कार्रवाई कर रही है। बिहार में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें अगर सरकार की नजरों में वो स्थिति जाता है या कोई गड़बड़ी कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होती है। और इसका सीधा सीधा अगर हम कहें तो संदेश आज नीतीश कैबिनेट ने दे दिया है। जिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरती थी ड्यूटी के दौरान उसी कैबिनेट के बैठक में बर्खास्त करने का काम किया गया है। पूर्णिमा जी धन्यवाद आपका कुंदन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए आज नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त देखिए हो गई है और अब बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक समाप्ति के बाद किन किन एजेंडों पर मुहर लगती है, क्या कुछ प्रस्ताव नीतीश सरकार की ओर से पास किया जाता है, इस पर लेकर सभी की निगाहें थी। और ऐसे में अब आपको बताते चले कि 41 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। कई अहम मुद्दे हैं इसमें जिस पर मुहर लगी है और जिसके बाद अब इसी 41 एजेंडे में मुहर लगने के साथ ही साथ नीतीश कैबिनेट की ये बैठक समाप्त हुई। तो यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे
और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देखिए, अयोध्या में रामनगरी में झूला महोत्सव रखा गया है और ऐसे में झूला महोत्सव में खूबसूरत सजावट देखने को मिला है। अद्भुत दृश्य यहां पर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि अयोध्या में श्रावण माह की परंपरा के तहत आज से झूला उत्सव की शुरुआत हो रही है। उत्सव में भगवान राम और माता सीता को झूले पर झूलने की परंपरा है। इस दौरान रामनगरी के कई प्रमुख मंदिरों में खास सजावट की गई है। इसके साथ ही इस आयोजन को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं उत्सव के दौरान भजन कीर्तन, झांकियों को और झूला दर्शन का विशेष आयोजन होगा जो सावन माह के अंत तक चलेगा। तो देखिए, ये एक विशेष आयोजन जिसमें आपको बताते चले कि झूला उत्सव मनाया जा रहा है श्रावण माह को लेकर। ये का आधुनिक ये परंपरा है और ऐसे में इस परंपरा के तहत झूला उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस उत्सव में भगवान राम और माता सीता को झूले पर झूलाने की परंपरा है, झूले पर झूलने की परंपरा है। तो ये खास तरीके से अयोध्या में ये जो रामनगरी में ये झूला उत्सव मनाया जाता है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड में मॉनसून सक्रिय है और ऐसे में 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, लगातार झारखंड में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में वज्रपात से मौत हुई है। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद, देवघर समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी है। 30 और 31 जुलाई को भी भारी बारिश का अलर्ट है। कोल्हान प्रमंडल में नदियों का जलस्तर बढ़ा है, इससे बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते तक राहत की उम्मीद नहीं है। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से आपको बता दें कि मॉनसून सक्रिय है झारखंड में और इसे लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कुल 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस पर लोग ध्यान दें और ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, क्योंकि इस अलर्ट में ध्यान रखना ज़रूरी है। वज्रपात जैसी मुसीबतें सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, तो इस अलर्ट का ध्यान रखने के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए आईटीएल एक्सप्रेस।